Hello everyone, welcome to this lecture series on applied fluid mechanics. I Amit R Chauhan welcome you all. जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था कि बकिंघम पाई थ्योरम क्या होता है, ये लेक्चर लास्ट लेक्चर का कंटिन्यूएशन है जिसमें हम देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ पाई टर्म्स. ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि सेवरल मेथड्स कैन बी यूज्ड टू फॉर्म डायमेंशनलेस प्रोडक्ट और पाई टर्म्स दैट अराइज इन डायमेंशनल एनालिसिस. मतलब बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं टू सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस. But there is a systematic procedure that is called as method of repeating variables that allow in deciding the dimensionless and independent pi terms. मतलब एक method है which is called as method of repeating variable जिसको हम use कर सकते हैं to find out the dimensionless and independent pi terms. मतलब pi terms जो हमारे हैं वो dimensionless है, जिसका कोई dimension नहीं है, जिसका m भी 0 है, l 0 है और t भी 0 है. और जो इंडिपेंडेंट है वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट आइटम्स या वेरिएबल्स नहीं है. फॉर अ गिवन प्रॉब्लम फॉलोइंग डिस्टिंक्ट स्टेप्स आर फॉलोड. स्टेप 1 ये है, लिस्ट आउट ऑल द वेरिएबल्स दैट आर इन्वॉल्व इन द प्रॉब्लम. द वेरिएबल इज एनी क्वांटिटी इंक्लूडिंग डायमेंशनल एंड नॉन डायमेंशनल कॉन्स्टेंट इन अ फिजिकल सिचुएशन अंडर इन्वेस्टिगेशन. मतलब ये है कि हमारे पास जो भी प्रोसेस है वो प्रोसेस के अंदर जितने भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व है जो डायमेंशनल होंगे या नॉन डायमेंशनल होंगे उन्हें रिप्रेजेंट करना हमारा फर्स्ट पार्ट है. टिपिकली दीज वेरिएबल्स आर दोज दैट आर नेसेसरी टू डिस्क्राइब द ज्योमेट्री ऑफ द सिस्टम. मतलब ऐसे वेरिएबल्स हो सकते हैं जो हमारे ज्योमेट्री ऑफ द प्रोसेस को डिस्क्राइब करें, जो हो सकता है डायमीटर, लेंथ, विड्थ, हाइट एक्सेट्रा. और ऐसे हो सकते हैं जो फ्लूइड प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, जो हो सकते हैं डेंसिटी है, विस्कोसिटी है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, सरफेस टेंशन है, वैसे हो सकते हैं. या ऐसे पैरामीटर हो सकते हैं जो एक्सटर्नल इफेक्ट्स को डिस्क्राइब करें, जो हो सकते हैं आपके फोर्स एंड प्रेशर. ठीक है, अब मेथड ऑफ रिपीटिंग वेरिएबल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि आपने जितने नंबर ऑफ पाइटम्स यूज़ किए. पाइटम्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, n-m यूज़ करके, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. अब पाई 1, पाई 2, पाई 3, पाई 4 जितने भी पाइटम्स हैं, हर पाइटम्स के अंदर कुछ रिपीटिंग वेरिएबल्स होंगे. वो रिपीटिंग वेरिएबल्स ऐसे होंगे जो डिपेंड करता है आपके फंडामेंटल डायमेंशन या फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर. हमारे फंडामेंटल यूनिट्स कितने हैं, एम एल एंड टी. मतलब 3 रिपीटिंग वेरिएबल्स हमारे कोई भी एक पाइटम्स में हो सकते हैं. ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारे रिपीटिंग वेरिएबल्स हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास 3 ऑप्शन है. तो तीनों में से तीनों जितने वेरिएबल्स हम यूज़ कर रहे हैं वो तीनों अलग अलग प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करनी चाहिए कोई एक प्रोसेस के. पहली प्रॉपर्टी हमारी कौन सी है, ज्योमेट्री. मतलब पाई 1 के अंदर पहला वेरिएबल होना चाहिए जो बेस्ड ऑन ज्योमेट्री है, दूसरा वेरिएबल होना चाहिए जो बेस्ड ऑन फ्लूइड प्रॉपर्टी है, और तीसरा वेरिएबल ऐसा होना चाहिए जो बेस्ड ऑन एक्सटर्नल इफेक्ट हो. उनके साथ एक डिपेंडेंट वेरिएबल भी हमें यूज़ करना है, तो जिससे हमारे पास एक पाइटम के अंदर 4 वेरिएबल हो सकते हैं. अब जो हमारा पाई 2 होगा उसके अंदर वो सेम रिपीटिंग वेरिएबल हमको यूज़ करना है जो हमने पाई 1 में किया है, पर जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो चेंज हो जाएगा. इन द सेम वे पाई 3 में हम जाएंगे तो हमें सेम 3 रिपीटिंग वेरिएबल यूज़ करना है और उनके साथ एक डिपेंडेंट वेरिएबल जो चेंज होगा. पाई 1 के अंदर अलग डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, पाई 2 में अलग होगा और पाई 3 में अलग होगा. तो डिपेंडिंग ऑन अपने जितने पाइटम्स फॉर्म करने हैं उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हमें पाइटम्स के अंदर रिपीटिंग वेरिएबल कैसे सिलेक्ट करना है. तो उसका सबसे बेस्ट मेथड ये है कि मेथड ऑफ रिपीटिंग वेरिएबल्स के अंदर जो कंडीशंस हमें दी है वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, ऑल द वेरिएबल्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट इन नेचर. जितने भी वेरिएबल्स हम यूज़ करें वो सारे इंडिपेंडेंट होने चाहिए जो हमारे रिपीटिंग वेरिएबल्स हैं. रिपीटिंग वेरिएबल्स हम डिपेंडेंट वेरिएबल्स कभी यूज़ नहीं कर सकते, वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट होने चाहिए, सो एज टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ वेरिएबल्स रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द कंप्लीट सिस्टम. अगर हमने डिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ कर लिया तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या करेगा, वो दूसरे वेरिएबल के साथ मिक्सअप होगा और वो प्रोसेस को चेंज कर देगा, जो हम चाहते नहीं है. ठीक है, स्टेप 2 क्या है वो देख लेते हैं. एक्सप्रेस ईच वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ बेसिक डायमेंशंस. टिपिकली फॉर फ्लूइड मैकेनिक्स प्रॉब्लम द बेसिक डायमेंशंस विल बी इधर एम एल एंड टी. मतलब जो भी हमारा प्रोसेस है उसको हमें डायमेंशनल फार्मूला से रिप्रेजेंट करना है बाय यूजिंग एम एल एंड टी, जो हमारे फंडामेंटल डायमेंशंस है. जैसे हम ले सकते हैं फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए, तो उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है हमारा एम एल टी रेस टू -2. या डेंसिटी है उसको ले लो एम एल रेस टू -3. ठीक है, तो ये सारे बेसिक जो हमारे पॉइंट है रिपीटिंग वेरिएबल्स के वो हमें ध्यान रखना है. इट शुड बी नोटेड दैट द दीज बेसिक डायमेंशन शुड नॉट बी मिक्सड.
अब हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये जो बेसिक डायमेंशन है वो दूसरे वेरिएबल्स के साथ मिक्सअप ना हो, ठीक है। स्टेप 3 क्या है वो देख लेते हैं। डिसाइड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आइटम्स। डिसाइड कैसे करना है, इक्वेशन यूज़ करना है n-m का। इट कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग बकिंगम पाई theorem which indicates that the number of pi terms is equal to n-m, where n is the number of variables in the problem determined from the step 1 and m is the number of reference dimensions required to describe these variables। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि रेफरेंस डायमेंशंस हमारे कौन से हैं, m, l एंड t है, ठीक है। अगर हमें नंबर ऑफ पाइटम्स फाइंड आउट करने हैं कि पाई 1, पाई 2, पाई 3 वैसे कितने पाइटम्स होंगे, तो उसका फॉर्मूला है n-m, ठीक है। अमॉन्ग्स द ओरिजिनल लिस्ट ऑफ वेरिएबल सिलेक्ट दोज वेरिएबल दैट कैन बी कंबाइंड टू फॉर्म पाइटम्स। मतलब जो भी हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं उनमें से हमें ये देखना है कि बेस्ट रिपीटिंग वेरिएबल्स कौन से हैं और जिसको हम ग्रुप अप कर सकते हैं इन इंडिविजुअल पाइटम्स, ठीक है। These are called as repeating variables. The required number of repeating variable is equal to the number of reference dimensions. मतलब repeating variables उतने हो सकते हैं जितने आपने reference dimension लिए। अगर मैंने reference dimension 4 लिए तो मेरे repeating variable 4 हो सकते हैं। हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि जो हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होते हैं वो 7 है। अगर हम 7 फंडामेंटल डायमेंशंस ले रहे कोई भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो मेरे रिपीटिंग वेरिएबल 7 हो सकते हैं, ठीक है। Each repeating variable must be dimensionally independent of the others, that is they cannot be combined themselves to form any dimensionless product। मतलब जो भी हमारे रिपीटिंग वेरिएबल्स हैं वो इंडिपेंडेंट होने ज़रूरी हैं, वो डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। अगर वो डिपेंडेंट होंगे तो वो किसी भी दूसरे डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ कंबाइन करेंगे और एक दूसरा ही डायमेंशनलेस प्रोडक्ट बना देंगे। सिंस देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिपीटिंग वेरिएबल्स टू अपीयर इन मोर देन वन पाइटम, so dependent variable should not be chosen as one of the repeating variables। मतलब पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर रिपीटिंग वेरिएबल हमने एक डिपेंडेंट वेरिएबल को बना दिया तो पॉसिबिलिटी ये कि अगर दूसरा कोई पाइटम होगा उसके अंदर 2 डिपेंडेंट सेम वेरिएबल आ सकते हैं, तो वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। एसेंशियली द पाइटम्स आर फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग वन ऑफ द नॉन रिपीटिंग वेरिएबल्स बाय द प्रोडक्ट ऑफ द रिपीटिंग वेरिएबल्स। जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर एक पाइटम है जिसके अंदर 3 रिपीटिंग वेरिएबल है तो उसके साथ एक नॉन रिपीटिंग वेरिएबल होगा जो डिपेंडेंट होगा और बाकी के जो रिपीटिंग वेरिएबल्स होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे। इसी तरीके से पाई 2 के अंदर भी रिपीटिंग वेरिएबल्स 3 होंगे जिनके साथ एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है, जो नॉन रिपीटिंग होगा। एसेंशियली द पाइटम्स आर फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग वन ऑफ द नॉन रिपीटिंग वेरिएबल्स बाय द प्रोडक्ट ऑफ द रिपीटिंग वेरिएबल्स ईच रेज्ड टू एन एक्सपोनेंट दैट विल मेक द कॉम्बिनेशन डायमेंशनलेस। अब जितने भी हमारे रिपीटिंग वेरिएबल्स हैं खाली वो उनके ऊपर एक आर्बिट्री पावर होगा ताकि जो भी हमारा पाइटम है वो एक डायमेंशनलेस टर्म बन जाए, ठीक है। इट यूजुअली टेक्स द फॉर्म ऑफ एक्स आई। अब एक्स आई हमारा जो है वो हमारा नॉन रिपीटिंग वेरिएबल है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको छोड़ के x1, x2 एंड x3 दे आर रिपीटिंग वेरिएबल और जो इंडिपेंडेंट है और उनके ऊपर x1 रेज टू a, x2 रेज टू b एंड x3 रेज टू c ये एक आर्बिट्री कांस्टेंट है जो एक पाइटम को डायमेंशनलेस बनाता है। वेयर द एक्सपोनेंट्स a, b एंड c आर डिटरमाइंड सो दैट द कॉम्बिनेशन इज डायमेंशनलेस। अब हमारा मेन पार्ट एक प्रोसेस को सॉल्व करने का यही है कि ये जो हमने पावर्स ऐड किए है हमारे रिपीटिंग वेरिएबल्स के ऊपर उनके वैल्यूज़ को हमको फाइंड आउट करना है और पाई 1 का जो एक पाई वैल्यूज़ का जो इक्वेशन है वो हमें फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग बकिंगम पाई थ्योरम। 6th स्टेप देख लेते हैं। रिपीट द स्टेप 5 फॉर ईच ऑफ द रिमेनिंग नॉन रिपीटिंग वेरिएबल्स। मतलब अगर हमारे पास रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग वेरिएबल्स 3 बाकी रह गए तो हमारे पास उनको बाकी के पाइटम्स में यूज़ करना है। द रिजल्टिंग सेट ऑफ पाइटम्स विल कॉरस्पॉन्ड टू द रिक्वायर्ड नंबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेप 3। मतलब जितने भी हमारे पाइटम्स है पाई 1 है, पाई 2, पाई 3, पाई 4 हमें सबकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। स्टेप 7 क्या है? आफ्टर ऑब्टेनिंग द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पाइटम्स मेक श्योर दैट ऑल द पाइटम्स आर डायमेंशनलेस। मतलब हमने पाइटम्स सारे फाइंड आउट कर लिए, मतलब उसके अंदर जितने भी रिपीटिंग वेरिएबल्स थे उनके डायमेंशंस फाइंड आउट कर लिए, उनके पावर्स जो थे वो फाइंड आउट कर लिए। फिर फाइनली हमें ये चेक करना है कि जो हमारा
वेरिएबल्स आए हैं वो डायमेंशनलेस है कि नहीं है, ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. इट कैन बी चेक्ड बाय सिंपली सब्सटीट्यूटिंग दी बेसिक डायमेंशंस एम एल एंड टी ऑफ द वेरिएबल्स इनटू दी पाइटम्स. वो चेक करना बहुत ईजी है. जितने भी हमारे टर्म्स आए हैं पाइटम के अंदर उनके डायमेंशनल फार्मूला रिप्लेस करने हैं और वो M0 L0 T0 आने चाहिए, मतलब डायमेंशनलेस आने चाहिए. स्टेप 8 क्या है? टिपिकली द फाइनल फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप अमॉन्ग द पाइटम्स कैन बी रिटन in the form of equation pi1 is equals to phi, pi2, pi3 up till pi n minus m. इसका मतलब क्या है कि जो हमारा, मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया कि pi1 और pi2 के बीच का रिलेशनशिप कौन इंडिकेट कर रहा है? बाय यूजिंग phi. और phi का वैल्यू हम कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं? बाय एक्सपेरिमेंटल ओनली. एक्सपेरिमेंटल डेटा को यूज़ करके हम phi का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. और उसका काम सिर्फ ये है कि जो दो पाइटम्स हैं उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या है वो फाइंड आउट करना. द एक्चुअल फंक्शनल रिलेशनशिप अमॉन्ग द पाइटम्स इज डिटरमाइंड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट. ठीक है, थैंक यू.